हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग चार्ज की रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में। अब हम आज पढ़ेंगे चार्ज की मोशन वाली कंडीशन, जिसको हम लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। ठीक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है चार्ज के बारे में। चार्ज की अलग स्टेट हम लोगों ने पढ़ी थी, स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन में इसकी जब हम लोग स्टडी किए। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पूरी स्टडी की। और जब यही चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इसमें फिर दो केसेस होते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन, और एक हो सकता है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो जब तक चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज पॉइंट चार्ज रेस्ट पोजीशन में था तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता था। इन सब के बारे में स्टडी हम लोगों ने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में कर ली। अब चार्ज जब मोशन में होगा तो उसमें दो केसेस होंगे। अगर हमारा चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, तो ऐसा चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। और इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि मूविंग करता हुआ एक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ठीक है, एक मोशन करता हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और वही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के साथ साथ कुछ एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, एनर्जी का रेडिएशन भी करेगा। ये चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी चार्ज के बारे में समझी थी कि चार्ज की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो कुछ एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ठीक, तो ये अलग अलग कंडीशन आती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक टॉपिक जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेंगे। अभी आप समझ लीजिए, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको यहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के बारे में आज हम लोगों को चर्चा करनी है कि करंट क्या होती है, ठीक है, और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस करंट के बेस पे और क्या क्या बातें हम लोगों को कुछ पढ़नी है। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं इसी टर्म पर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, जब भी चार्ज फ्लो में आ जाएगा, जब चार्ज फ्लो में आ जाता है, बहता है, तो उसी को हम बोल देते हैं करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। एक्चुअल में करंट फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं, लेकिन इस करंट का जो मेज़रमेंट है, जब करंट की वैल्यू को निकालना होता है, उसका मेजरमेंट करना होता है, तो हम डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। इसमें लेते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। सॉरी, अब बात आती है इसमें टाइम रेट को क्यों लिया गया। देखिए, किसी भी चीज़ का फ्लो होना मतलब बहना। चार्ज जब फ्लो होता है तो हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है। करंट वर्ड जो आता है वो बहने से ही आता है, फ्लो मतलब करंट। जैसे पानी बहता है तो वाटर, उसको बोलते हैं वाटर करंट। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो करंट है वो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज से ही है। जब चार्ज फ्लो हो रहा है वही करंट है। लेकिन जब इसके मेजरमेंट की बात आती है तो भाई देखिए, अगर दो कंडक्टर का एग्जांपल लिया जाए,
कि यहाँ पे कोई कंडक्टिंग वायर है और एक दूसरा कंडक्टिंग वायर है। इस वायर के अंदर हम बोल दें कि इसमें 5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। 5 कूलम का चार्ज इस एंड से लेकर इस एंड तक गया। इस कंडक्टर में भी हम लोग 5 कूलम का चार्ज ले लें और इसमें भी बता दें 5 कूलम का चार्ज इस एंड से लेकर इस एंड तक जा रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। अब हम इसमें साथ में ये जोड़ दें कि इस कंडक्टर के अंदर 5 कूलम का चार्ज इस एंड से लेकर इस एंड तक फ्लो होते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगता है 10 मिनट का। और इस कंडक्टर के अंदर 5 कूलम का चार्ज इस एंड से इस एंड तक जाने में जो टाइम ले रहा है वो मान लीजिए 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब दोनों में कुछ फ़र्क समझ में आया। 5 कूलम का चार्ज इसमें भी फ्लो हो, चार्ज का फ्लो यहाँ भी है, चार्ज का फ्लो यहाँ भी है, यानी करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है। लेकिन जब हम टाइम को इसमें शामिल किए तो हमने देखा कि इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा है, और सेम इसी लेंथ का दूसरा कंडक्टर है उसमें इस एंड से एंड तक जाने में करंट को यानी चार्ज को 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर टाइम बहुत कम लगा है, इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो ज़्यादा है, चार्ज बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग करंट का सिंबल लिखते हैं आई। अब आई से आप इसको ये समझ लीजिए चार्ज के फ्लो का इम्पैक्ट ले रहे हैं, या इस तरह समझ लीजिए चार्ज के फ्लो की इंटेंसिटी ली जा रही है, इसलिए यहाँ पर सिंबल हम लोग आई इस्तेमाल करते हैं। तो करंट वर्ड किससे आ रहा? फ्लो ऑफ चार्ज से। फ्लो ऑफ चार्ज को ही बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसके मेजरमेंट किससे करते हैं? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट तो है, लेकिन वो करंट कितनी है उसका मेजरमेंट किससे करेंगे? टाइम के साथ उसकी रेट निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को बोल देंगे करंट। अब देखिए चार्ज का जो फ्लो है, ज़रूरी नहीं है कि किसी कंडक्टर में चार्ज हमारा कंटिन्यूस फ्लो हो रहा हो, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा हो सकता है चार्ज की वैल्यू कभी बढ़ रही हो और कभी घट रही हो। जिस तरह से हम लोग मोशन में पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चलता है तो क्या करते हैं? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो वैसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो सेम इसी तरह से हम देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा हो, अगर चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस है, चार्ज हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्मली चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं करंट, करंट का सिंबल होता है आई, और आई का फॉर्मूला लिख देते हैं Q अपॉन टी। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उसी को हम करंट बोल देंगे। इसकी यूनिट क्या आएगी? चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, टाइम की सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। ठीक। अच्छा, अब देखिए कूलम पर सेकेंड तो हम इसके हिसाब से लिख रहे हैं, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, टाइम के सेकंड होती है। फिर बोला गया कूलम पर सेकेंड लिखिए या एम्पियर लिखिए। सही वैल्यू में देखा जाए तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था कि करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी एम्पियर। एम्पियर इसकी सही यूनिट है। ये इसके चार्ज और टाइम के हिसाब से लिखने पर ऐसा आता है, लेकिन इसकी यूनिट क्या चलेगी? एम्पियर। ठीक। तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। अब इसकी डायमेंशन देखिए क्या होगी। अब चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो डायमेंशन भी हम लोग को वहीं पढ़ाया गया था कि डायमेंशन क्या होता है? ए। आप ऐसे लिखिए या लिखते हैं M0 L0 T0 A। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि इसमें जो चार्ज फ्लो की बात हो रही है, जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। ठीक, चार्ज के फ्लो होने से ही करंट हो रही है। और करंट कितनी है, इसका इम्पैक्ट निकालने के लिए, इसके प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पर सेकेंड उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उस चीज़ को बोल देंगे उसका इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर और डायमेंशन हो गई ए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब चार्ज का फ्लो कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा, यानी चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो हो रहे होंगे, ना वैल्यू कम हो रही है और ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर से होते हुए जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही हो, कभी ज़्यादा चार्ज है कभी कम चार्ज है, यानी यूनिफॉर्मली मोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा?
एवरेज करंट निकालेंगे तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा उसको देखना है। और जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है तो किसी पल यानी किसी इंस्टेंट पर उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वो भी हम लोग को यहाँ सीखनी है कि जब करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो तो क्या होगा। तो देखिए करंट के हम लोग 3 फार्मूले यूज़ करेंगे। जनरल फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे, व्हेन फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोज यूनिफॉर्मली। जब हमारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमको फिर एवरेज करंट लेनी पड़ेगी। और एवरेज करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, कितने टाइम इंटरवल में चार्ज में क्या चेंजिंग आई उससे हम लोग एवरेज करंट निकालेंगे। इसको फॉर्मूले को आप ऐसे भी सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये और फॉर्मूला क्लियर होगा। तीसरा है, जब ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर करंट पूछी जाए, किसी स्टैंड पे पूछी जाए कि भाई 3rd सेकंड पर कितनी स्पीड है, कितना करंट है, 5वें सेकंड में कितनी करंट है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल क्या लेते हैं, तो जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, अगर इसी में टाइम इंटरवल की लिमिट बहुत 0 कर दी जाए, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उस समय जो इसकी वैल्यू आती है वही कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसके सिंबल को इतना लंबा ना लिखकर हम लोग केवल आई दे रहे हैं, स्मॉल आई। तो आई जो है, मान लीजिए स्मॉल आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं मैथमेटिकली आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, डी क्यू अपॉन डी टी। तो जब भी चार्ज टाइम के वेरिएबल हो, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही हो, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी विशेष क्षण पर आपसे करंट की वैल्यू पूछे, तो वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास अलग अलग करंट के 3 फार्मूले हो गए। यूज समझ में आ गया, ये डेफिनेशन से है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस है। बोल दिया जाए एक वायर से 5 सेकंड में इतने चार्ज फ्लो हो गए यूनिफॉर्मली, बताइए उसमें कितनी करंट है, तो हम निकाल लेंगे चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन अगर बोलता है कि हमारा जो चार्ज है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूछ लेगा t बराबर 0 सेकंड से लेके t बराबर 5 सेकंड के बीच में कितनी करंट आई वायर के अंदर, तो यानी एवरेज निकालना है। किसी पर्टिकुलर टाइम पूछा कि 4थे सेकंड में करंट कितनी थी, 3रे सेकंड में करंट कितनी थी, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इस पर देखिए 1-2 प्रॉब्लम लगाया जाए। सपोज कर लिए किसी कंडक्टर वायर के अंदर, किसी चालक तार के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ साथ वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन पहला करते हैं कि सपोज कर लो करंट चार्ज flowing in a conducting wire depends on time as इक्वेशन के फॉर्म में आपको दे दिया जाए कि किसी वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो टाइम पे कैसे डिपेंड है, तो Q इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। मान लीजिए चार्ज का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो उसकी हमको ये इक्वेशन दे रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर, यानी एक चालक तार के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। अब पूछ रहा है बताइए इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही, 2 क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं। पहला है तो इवेल्युएट द इलेक्ट्रिक करंट इन वायर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to t
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t बराबर 0 सेकेंड से लेकर t बराबर 2 सेकेंड के बीच में कितनी करंट फ्लो हुई उस वायर के अंदर, ये बता दीजिए। मान लीजिए इसका ऑप्शन आपको दे रहा है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 11 एम्पियर। ठीक, चलिए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं भाई इक्वेशन हमको बता रही है कि चार्ज जो है टाइम पे डिपेंड है, यानी टाइम के साथ साथ चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी टाइम चार्ज हमारा कांस्टेंट नहीं है। 1 सेकंड पर हम चेक करेंगे कंडक्टिंग वायर के अंदर चार्ज कुछ और है, 2 सेकंड पे चार्ज कुछ और है, 3 सेकंड पे चार्ज कुछ और है। तो चार्ज की वैल्यू चूँकि कंटिन्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर हमको एवरेज करंट निकालनी पड़ेगी। और पूछ भी रहा है कि आपको करंट जो बतानी है वो t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 के बीच में क्या करंट होगी। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज करंट, सिंबल चाहे कैपिटल लिखें या स्मॉल कोई दिक्कत नहीं। आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखिए पहला समय क्या है, t बराबर 0, दूसरा t बराबर 2, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। T1 टाइम पे जो चार्ज होगा वो Q1 कहलाएगा, T2 टाइम पर जो चार्ज होगा वो हमारा Q2 कहलाएगा। तो पहले t बराबर 0 पर जो चार्ज है जिसको आप Q1 कहेंगे उसकी वैल्यू निकालिए। इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ 0 रखा पूरा 0 हो गया, ये 0 रखा 0 हो गया, 2 बचा। तो t बराबर 0 पर जो चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम का। और जब t की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो इस समय हमारे पास वायर के अंदर कितना चार्ज था, यानी Q2 की वैल्यू क्या थी। तो इसमें 2 रख के देखिए, यहाँ 2 रखेंगे, 2 के स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, प्लस 5 इंटू 2 यानी 10, और प्लस 2, कितनी वैल्यू मिल गई है आपको, 24। यहाँ पे मिल गया आपको 24। ठीक, तो t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, 2 कूलम का। t बराबर 2 सेकंड पर चार्ज कितना है, 24 कूलम का। और इन दोनों के बीच में जो एवरेज करंट आई उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, Q2 24, Q1 2, टाइम इंटरवल 2 माइनस 0, कितना सॉल्व हुआ, 24 माइनस 2, 22/2 यानी 11 एम्पियर। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एवरेज करंट निकाली जा रही है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमको पूछता फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट t बराबर 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड पर करंट कितनी है ये आप बता दीजिए। और ऑप्शन मान लीजिए फिर वही आपको दे रहा है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 22 एम्पियर, 11 एम्पियर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे टाइम का कोई इंटरवल नहीं ले रहा कि यहाँ इस समय से लेके इस समय के बीच बताइए। अब सीधे कह रहा है एट t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पर कितनी करंट थी इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो ये आपको इंस्टेंटेनियस, जब किसी पल यानी किसी क्षण आपको धारा की वैल्यू निकालनी हो, करंट की वैल्यू निकालनी हो तो उसको बोलते हैं ताक्षणिक करंट यानी इंस्टेंटेनियस करंट। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दिए dq/dt, और लिमिट क्या ले लेंगे, लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, t बराबर 3 सेकंड में निकालना है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। dq/dt क्या आ गया, d/dt, q की वैल्यू हमारे पास है 3t² प्लस 5t प्लस 2। इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया अलग अलग टर्म में, कुछ लोग बायो की भी होते हैं इसलिए पूरे स्टेप बताने पड़ते हैं। d/dt 3t², तो आपको पता है 2 आगे आया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 और एक पावर कम हुई t बचा, प्लस जब इस स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 t के पावर 1 था, 1 आगे आया, 5 रहेगा, t के पावर 0 यानी 1 हो गया, और प्लस कांस्टेंट है इसलिए 0। ठीक, तो हमको i की वैल्यू मिल गई 6t प्लस 5। तो जब हमने चार्ज को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो करंट का जो इक्वेशन बन के आया वो 6t प्लस 5। ये इक्वेशन हमको बता रही है करंट भी टाइम पर डिपेंड है, यानी टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अब किस टाइम पर करंट पूछ रहा है, t बराबर 3 सेकंड पर। तो t बराबर 3 सेकंड पर जो करंट आएगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम t की वैल्यू 3 को पुट कर दें इसमें। तो t की वैल्यू यहाँ में 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 6 × 3 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना हो गया, 23। देखिए सर ये ऑप्शन में 23 शायद नहीं दिया गया, इसको 23 कर लीजिए, 23 एम्पियर, ये हमारा ऑप्शन हो गया।
तो करंट की वैल्यू देखिए कंटिन्यू चेंज हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। किसी पर्टिकुलर टाइम 3 सेकंड पर आपसे पूछा तो वैल्यू आ गई 23 एम्पियर। तो करंट के जो फॉर्मूले थे 3 वो हम लोग क्लियर हो गए कि जब चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, तब तो I=Q/T लगा रहे हैं। लेकिन अगर चार्ज हमारा टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है तो उसके लिए फिर 2 ऑप्शन है। अगर एक टाइम इंटरवल आपको दे रहा हो कि इस सेकंड से लेके इस सेकंड के बीच का करंट बताइए, तो हम लोग एवरेज करंट लगाएंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट पहुंच रहा हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा फिर जिसमें आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट बताता है, ये उस पल की करंट बताता है जिस पर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, तो ये हम लोग करंट के बारे में पढ़ लिए, इसका फार्मूला हो गया, करंट की डायमेंशन आपको मालूम हो गई, ए करंट की यूनिट हो गई। अब बात करते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या करंट में डायरेक्शन होती है या नहीं होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात होती है कि जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बात अभी हमने देखा पढ़ा कि जो करंट एक्चुअल में किसको हम लोग बोल रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो जो चार्ज फ्लो होता है इसके फ्लो को ही हम करंट बोल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है भाई, चार्ज तो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब कह रहा है कि चार्ज के फ्लो होने को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, लेकिन चार्ज 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या किसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है कोई भी चार्ज फ्लो हो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो भी करंट है, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो भी करंट है, करंट इन दोनों से बनेगी। अब डायरेक्शन की बात आती है कि पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या ली जाए, नेगेटिव के लिए, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट की जो डायरेक्शन है सॉरी, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ली जाती है। यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे होंगे करंट की डायरेक्शन भी उधर ही मानी जाएगी। अगर हमारे पास ही कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं और ये पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो हम कहेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट है, और करंट की डायरेक्शन के अंदर मानेंगे जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर जा रहा है तो इधर हम लोग करंट भी मानेंगे। लेकिन अगर किसी कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हों और इनके फ्लो होने से करंट बन रही है, तो डायरेक्शन क्या ली जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए हमने एक वर्ड याद किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, जब नेगेटिव चार्ज फ्लो होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहे हैं तो आपको पता है, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर है, अब ये फ्लो होके यहाँ से चेंज होके यहाँ पहुँच गया, यानी ये जगह खाली हुई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहा है उसके पीछे जो जगह खाली होती जा रही है, उस खाली जगह को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आपको इस तरीके से भी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन आगे इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जगह खाली करता जा रहा है, यानी जो जगह खाली हो रही है वो पीछे की ओर खसक रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज पीछे। या आप सीधे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट ली जाती है। ठीक, तो करंट के अंदर डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट है तो उसी की डायरेक्शन ली जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट है तो उसके अपोजिट ली जाएगी। ये हो गया करंट की डायरेक्शन। अब बात आ रही है क्या करंट के अंदर डायरेक्शन है तो क्वांटिटी कैसी हुई। तो डिफिनीशन के हिसाब से तो हमको बताया गया भाई, जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो ऐसी क्वांटिटी वेक्टर होती है। लेकिन आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, भाई वैल्यू तो है ही है इसके अंदर, करंट में मैग्नीट्यूड है। ठीक, डायरेक्शन तो हम कहेंगे करंट में डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन का प्रभाव भी पड़ता है। उस प्रभाव को हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, इसमें 3 एम्पीयर करंट आ रही है, एक वायर इधर से परपेंडिकुलर लिया गया, 4 एम्पीयर करंट आ रही है। ठीक, अगर एक वायर को इसका इधर निकाल दें और पूछे इसके अंदर कितनी करंट, तो आप कितनी बताएंगे, 3, 4, और चेक करेंगे इसको प्रैक्टिकली तो देखेंगे इसमें करंट जो आएगी वो 7 एम्पीयर आएगी। अब अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया
ये जो करंट की डायरेक्शन थी इसको हमने इधर कर दी 3 एम्पियर, ये ऐसे ही रहने दिया 4 एम्पियर। अब जो इधर वैल्यू आएगी इसका मेजरमेंट करिए, आपको कितना मिलेगा? क्या 7 मिलेगा अभी भी? सोचिए, ये 3 एम्पियर करंट आ रही थी, ये 4 एम्पियर आ रही थी जॉइंट पर, यहाँ से एक सिंगल वायर निकला, तो प्रैक्टिकली देखा गया, मेजरमेंट किया गया, तो ये करंट हमको 7 एम्पियर मिल रही है। हम क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इसकी डायरेक्शन को हम उलट दें, इधर कर दें, तो क्या अभी भी आपको यहाँ पर 7 एम्पियर करंट मिलेगी? तो हम कहेंगे 4 एम्पियर इधर आई, 3 इधर निकल गई, इधर आपको मिलेगा 1 एम्पियर। इस करंट की डायरेक्शन को हमने उलट दिया तो हमारे रिजल्टेंट में वैल्यू में चेंजिंग आ गई। इसका मतलब डायरेक्शन का रोल इसमें है, डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू में चेंजिंग आ रही है, तो डायरेक्शन भी इसमें है, मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम वेक्टर नहीं मानते। क्या रीजन है? क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि दोनों वायर जो था इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर काम करते हैं तो उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है? अंडर रूट ऑफ दोनों वेक्टरों के स्क्वायर का सम। यानी वेक्टर रूल के हिसाब से अगर ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसका रिजल्ट क्या आता? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 5 एम्पियर। जबकि प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि वहाँ करंट कितनी मिली? 7 एम्पियर। ठीक, अब इसी करंट की डायरेक्शन को अगर हम इतना चेंज करें कि ये जो बीच का एंगल 90 है, 90 के बजाय कुछ और एंगल हो जाए, यानी इस वायर को चलिए हमने मोड़ दिया, इस वायर को हमने इधर कर दिया ऐसे, वैल्यू वही है 4 एम्पियर। अब इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री बन गया। अब वैल्यू में चेंजिंग आनी चाहिए भाई। वेक्टर का रूल कहता है कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल आप चेंज कर देंगे तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा पहले ये 90 डिग्री पे काम कर रहे थे, उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए था 5, लेकिन मिल रहा था 7। ठीक, फिर हमने चेक किया, हो सकता है एंगल चेंज करके देखा जाए, तो एंगल हमने चेंज किया, अब हमने एंगल कर दिया 60। वेक्टर के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab और इनके बीच का एंगल कॉस के साथ cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आपको मिलेगा 25 और प्लस 12 यानी हो गया 37 रूट 37। जबकि हम लोग वैल्यू अगर मेजरमेंट करेंगे तो अभी भी हमको 7 एम्पियर मिल रहा। तो पता ये चला कि इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करने से इसके मैग्नीट्यूड पे, इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो करंट के अंदर क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते। अब बात आती है कि जब वेक्टर नहीं है तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? सोचिए, अगर ये वेक्टर नहीं है तो क्या स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के डेफिनेशन में तो साफ साफ बताया गया जिसमें डायरेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन है। और डायरेक्शन चेंज करने से हमने देखा था, डायरेक्शन को चेंज करने से वैल्यू भी चेंज हो रही थी। वो अलग बात है, डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कहा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन ये स्केलर भी नहीं है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, तो ये स्केलर भी नहीं है। तो जब वेक्टर भी नहीं है तो स्केलर नहीं है, तो हम जानेंगे एक क्वांटिटी का तीसरा रूप भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी इसको बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जिसके जो वैल्यू है वो डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, और जिस तरह इसका और भी एग्जांपल में आते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सेस लेंगे तो वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। अगर आपके पास ये एक रिंग है, रिंग अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, m मास की रिंग है, r इसका रेडियस है, तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटर से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता अगर इसका जड़ता घूर्ण निकालेंगे यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो रिंग का जड़ता घूर्ण आता है mr²। लेकिन यही रिंग अपने डायमीटर के अबाउट अगर घूम रही हो तो रिंग वही है, मास वही है, रेडियस वही है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब ये अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करती है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? हाफ mr²। चेंज हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है कि पोजीशन चेंज करने के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो करंट को हम लोग क्या मानेंगे? टेंसर क्वांटिटी। अब बात आती है कि बोर्ड लेवल तक टेंसर क्वांटिटी का कहीं कोई नाम नहीं है,
या कंपटीशन के क्वेश्चनों में भी अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है और ऑप्शन में आपके अगर टेंसर ना लिखा हो, टेंसर लिखा है तब तो हमारा आंसर टेंसर ही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नाम ना हो तो उस समय हम लोग इसको स्केलर मान लेंगे, क्योंकि वेक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर टेंसर नहीं है तब ऑप्शन क्या देंगे, स्केलर। तो जनरली अगर टेंसर के बारे में हम ना पढ़ना चाहें तो हम लोग करंट को किसी बुक में आपने पढ़ा होगा, करंट को ले देता करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखिएगा ये टेंसर क्वांटिटी होती है। चलिए, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है। तो डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद बताया गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और टेंसर ऑप्शन दिया हो तो ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज का फ्लो क्या सॉलिड में और लिक्विड में क्या एक जैसा सब में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमीकंडक्टर। तो ये जो ये जो करंट है चार्ज के फ्लो होने से बन रही है, तो सॉलिड के अंदर जो करंट बनेगी, करंट इन सॉलिड, ये होगी ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या सीधे बोल दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक। धातु में या जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें धारा का प्रवाह का कारण कौन है, किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। लिक्विड में चार्ज का फ्लो, लिक्विड में जो करंट बनेगी किसकी वजह से बनेगी? ये बनेगी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव जो धन आयन और ऋण आयन होंगे उनके फ्लो होने से करंट बनेगी। गैस के अंदर जो करंट बनती है उसमें भी यही होगा, पॉजिटिव आयंस और प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी? ड्यू टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सब में करंट का जो जिम्मेदारी है सबके लिए अलग अलग है। फिलहाल हम अभी हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, तो जान लीजिए सॉलिड के अंदर जो करंट होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अंदर क्या क्या प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने करंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। अच्छा, अब बात आती है कि करंट का जो चार्ज का जो फ्लो है, ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर मोशन में हो या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो। अगर हमारा कोई चार्ज रोटेशनल मोशन कर रहा हो, एक ही जगह पर रोटेट कर रहा हो, तो उसकी वजह से क्या करंट बनेगी? नहीं बनेगी। तो अब हम लिखते हैं करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेशों के घूर्णन गति के कारण जो करंट बनेगी उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज Q है और ये एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है मान लीजिए R है और ये V स्पीड से या V वेलोसिटी से कंटिन्यूस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसा कि एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास चूँकि चार्ज है, तो हम कह सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता है तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक करंट बनाता है। वो करंट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो उसको देखते हैं क्या होगा। तो इसमें देखेंगे जब चार्ज का फ्लो, ये मान चल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इस तरह से कंटिन्यू घूम रहा है, तो इससे जो करंट बनेगी I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, Q/T। अब Q की बारी आई तो जो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे, प्रोटॉन है प्रोटॉन का जो भी चार्ज दिया हो, तो सपोज कर चार्ज Q है तो Q ही रहने दिया जाए। अब जो टाइम है, टाइम क्या लेंगे, इसका पूरा एक राउंड लगाने का टाइम, जिसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। बस फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं हुई, बस टाइम की जगह पे हमने क्या कर लिया, टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर लिया। अब इस टाइम पीरियड को निकालेंगे कैसे? तो टाइम पीरियड के लिए अगर मान ली हमने बताया था कि चार्ज पार्टिकल आपका अगर v स्पीड से और रेडियस में घूम रहा हो तो इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक चक्कर का डिस्टेंस कितना हुआ? जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो अपना एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी 2πr। स्पीड इसकी हमने लिया v। अब इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना? q अपॉन टी की जब लिया 2πr अपॉन v ऊपर चला गया। तो हम कहेंगे करंट का फॉर्मूला q अपॉन टी से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। फिर कहेंगे अगर स्पीड ना दिया हो बल्कि ये दिया हो कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी एंगुलर स्पीड से चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर हमको एंगुलर स्पीड दिया हो तो आपको मालूम है एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच रिलेशन होता है v = r ओमेगा। ठीक, तो v/r क्या बन सकता है? ओमेगा। तो ये जो v/r है इसको आप ओमेगा बना लीजिए। तो यही फॉर्मूला आपका बन गया q अपॉन 2π × ओमेगा। ठीक, अच्छा, फिर ओमेगा के बारे में आपको जानकारी है। ओमेगा = 2πn, जहाँ n क्या है? फ्रिक्वेंसी। अगर ओमेगा की जगह 2πn लगाते हैं तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा q × n। बल्कि फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पर n सिंबल मत इस्तेमाल करिए, आप न्यू सिंबल इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे q × न्यू। तो करंट का फॉर्मूला ये भी हो गया। देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी मालूम है तो करंट निकल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो करंट निकल जाएगी, लीनियर वेलोसिटी दिया है तो करंट निकल जाएगी, टाइम पीरियड दिया है तो करंट निकल जाएगी। ठीक, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके घूमने से भी करंट बनती है और उस करंट को निकालने के हमारे पास ये फार्मूले हो गए। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो किस तरह से होगा उसको समझते हैं। चलिए, हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्किल of radius 5.1 into 10 के पावर -11 मीटर at 6.8 into 10 के पावर 15 revolution per second, then the equivalent current will be, ऑप्शन दे दिया जाए 5.1 मिली एम्पियर, 6.8 मिली एम्पियर, 1.1 मिली एम्पियर एंड 2.2 मिली एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो इस रेडियस दिया है 5.1 × 10 की पावर -11 मीटर, इतनी रेडियस में सर्किल में घूम रहा है और ये जो दे रहा है इसका 6.8 × 10 के पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है वो आपको दे दिया। तो एक सेकेंड में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ का जो चक्कर लगाता है उसको आप क्या बोलते हो? फ्रिक्वेंसी। तो ये एक्चुअल में आपको फ्रिक्वेंसी दे दिया। रेडियस मालूम है, जिस पाथ में घूम रहा है उस पाथ का रेडियस, फ्रिक्वेंसी, और बोला करंट कितनी होगी। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले थे करंट के? देखिए, जब फ्रिक्वेंसी दिया हो तो सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सीधे हम कहेंगे करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू फ्रिक्वेंसी। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 10 के पावर -19 कूलम। फ्रिक्वेंसी दे रखा है 6.8 × 10 के पावर 15। सॉल्व कर लीजिए, सीधे इसका मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 107 और डेसिमल लगा दिए 2 पॉइंट। पावर कितना हो गया? -4। डेसिमल को खिसका के यहाँ लाइए 1.072 × 10 के पावर -3। अगर मिली एम्पियर में सारे ऑप्शन आपको दे रहे हैं तो इससे मैच करता हुआ ऑप्शन हमारा ये होगा 1.1 मिली एम्पियर। ठीक, तो चार्ज का जो फ्लो था उससे जो करंट बन रही थी वो करंट हम लोगों ने दो तरह से निकाली। अगर चार्ज हमारा ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो भी हम लोग करंट निकाल सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 3 तरह की करंट देखी, नॉर्मल करंट हो गया, एवरेज करंट हो गई और इंस्टेंटेनियस करंट हो गई। अगर चार्ज हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें भी हम लोग करंट निकालना देख लिए कि कैसे निकाली जाएगी। ठीक, ये फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चीज़, जो करंट की डायमेंशन डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि I = Q/T, यहाँ से आपने निकाला था इसकी यूनिट कूलम पर सेकेंड, ये आपने कहा एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर करंट होता है 1 कूलम
पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड को ही आप कहेंगे 1 एम्पियर। और आपको मालूम है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर करंट का मतलब हो गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, उस वायर के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे 1 सेकंड में जब इतने इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजरते हैं तो हम कहते हैं वहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर। ठीक, तो 1 एम्पियर करंट को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं, तो उस वायर के अंदर करंट कितनी हो गई, 1 एम्पियर। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए करंट के जो फॉर्मूला हमने देखा उसमें एक चीज़ और हो सकता है। अगर मान लीजिए टाइम के साथ साथ चार्ज चेंज हो रहा था तो आपने करंट निकाल ली, और मान लो इसका उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी वायर में फ्लो होने वाली जो करंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो चार्ज पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए किसी वायर में जो फ्लो होने वाली करंट है, करंट in a wire is given by I is equal to 3t square plus 2t plus 5। मान लीजिए किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी इक्वेशन हमको दे रहा है I is equal to 3t square plus 2t plus 5, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड चार्ज फ्लो through the wire from t बराबर 0 to t बराबर 2 सेकेंड। उस वायर के अंदर t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकेंड के बीच में कितने चार्ज फ्लो हो गए। पहले हमको चार्ज देता था टाइम के रिस्पेक्ट में तो करंट की वैल्यू पूछता था, अब करंट दे रहा है कि इस वायर में जो करंट चल रही है वो इस तरह से चेंज हो रही है। बताइए t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक कितने चार्ज उसके अंदर से फ्लो हो रहे हैं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, dq/dt। तो यहाँ से निकालेंगे dq इक्वल टू क्या बन गया, I इंटू dt। ठीक, अब टोटल चार्ज अगर आपको चाहिए, टोटल चार्ज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, I इंटू dt। और लिमिट क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर 2 तक। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2, I की वैल्यू यहाँ से इनपुट कर दिए पूरा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू dt। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, क्या वैल्यू आएगी, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3t के पावर 3/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे मिलेगा 5t, और सब में आप लिमिट लगाते चलोगे, 0 to 2, 0 to 2 और 0 to 2। ठीक, ऐसे सॉल्व होता है। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, t के पावर 3 लिमिट 0 to 2, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, t स्क्वायर 0 to 2 प्लस 5 बाहर ले सकते हैं, 5 हमने बाहर ले लिया तो t का लिमिट लग गया 0 to 2। सॉल्व कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 8। t की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 के पावर 3 8, और t की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो यहाँ से मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा t की वैल्यू अपर वैल्यू लगाओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर t की अपर वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा t की जगह पर 2 और 5 बाहर है तो 5 इंटू 2, तो 8 + 4 12, 12 + 10 22। तो पता चला उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना फ्लो हो रहा है, 22 कूलम। कब से कब तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच में उस वायर से कितने चार्ज फ्लो हो गए, 22 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी कर ली। जब चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो होने से करंट बनती है, और जो करंट बन रही है, करंट के तरह तरह के जो फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनमें देख लिया। ठीक,
अच्छा, और फिर रोटेशनल मोशन भी हमने देख लिया। अब रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग कहें कि किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो, हम उसकी स्पीड दे दें, ऑर्बिट की रेडियस दे दें, तो करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? चलिए देखिए, मान लो क्वेश्चन कह दिया जाए कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन moves in orbit of radius 5 into 10 के पावर माइनस 11 मीटर with speed of 2.2 into 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, then equivalent करंट क्या होगी ये आप बताइए। कि अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में जिसकी रेडियस 5 इंटू 10 के पावर माइनस 11 मीटर है, इतनी स्पीड से अगर वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो वो कितनी इक्विवेलेंट करंट के है, यानी कितनी करंट बना रहा है, उसको कैसे निकालेंगे? तो करंट का फॉर्मूला हमने अभी देखा, रोटेशनल मोशन हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे। Q अपॉन टाइम पीरियड ना दिया हो तो 2πr/v से निकाला गया, तो ये चीज़ आ गई थी। अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी दिया हो तो Q अपॉन 2π इंटू ओमेगा से निकाले, फ्रिक्वेंसी दिया हो तो Q इंटू वी से निकाले। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? तो देखिए, आपको V मालूम है और R मालूम है, रेडियस और वेलोसिटी। तो रेडियस और वेलोसिटी दिया तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए, चार्ज की वैल्यू कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? स्पीड भी हमको दे रखा है 2.2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 हमने ऊपर कर दिया, इंटू रेडियस हमको दे रखा है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 11। सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से 5 2 10 हो गया, इस 10 से इसकी एक पावर को कम कर दिया, माइनस का 10 बचेगा। 22 से इसको 22 को कैंसिल किया, 0.2 आ गया, ठीक है। 1.6 इंटू 7 11.2 इंटू 0.2 हमारा अभी ऊपर और है। इसके अलावा पावर ऊपर कितनी है? -19 और प्लस का 6 तो माइनस का 13। नीचे आपको क्या मिला? 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, यहाँ -11 के बजाय हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि एक प्लस पावर मिलेगी। और इस -10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो +10 में से 13 हुआ तो माइनस का पावर 3 बचा, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया गया तो आपको मिल गया 224, और डेसिमल आपका 2 यहाँ पर 2.24, तो आ गया 2.24 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर, या सीधे कहते हैं हम 2.24 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.24 मिली एम्पियर, ठीक। तो इस तरह से चार्ज के फ्लो से कैसे कैसे करंट बन रही है, उस पर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। तो चार्ज के बारे में तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जब किसी वायर से जो चार्ज फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होती है, वो करंट क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका ये वाला एरिया ए है, इसके बाद एक दूसरा कंडक्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ से एक तीसरा लगा हुआ है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ और है। यानी हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी एरिया जो है चेंज हो रही है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे करंट जा रही है, मान लीजिए I1, इस जगह पर करंट है I2, और इस जगह पर करंट है मान लीजिए I3, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये सारा का सारा चार्ज निकल कर यहाँ जाएगा, और वही चार्ज यहाँ पर भी होगा। तो जो चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगेगा, जितना चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है उतनी ही चार्ज यहाँ से बाहर आएगा। तो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से, यानी कंडक्टर की मोटाई को कम ज़्यादा करने से करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा करंट I1, I2 और I3, इन सब की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो करंट इन कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का हमारा कंडक्टर हो, यानी असमान परिच्छेद क्षेत्रफल का कोई चालक तार हो, तो उसमें बहने वाली धारा का मान उसके परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता।
अब लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सब जगह पर एरिया अलग अलग है तो करंट सब पे सेम कैसी है। तो करंट वाली बात इसलिए समझ में आ रही है कि करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो को ही बोलते हैं, और चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगता है आवेश संरक्षण के नियम से। जो चार्ज यहाँ से इंटर करेगा वही चार्ज पूरा पूरा यहाँ से बाहर आएगा, कहीं भी रास्ते में चार्ज जमेगा नहीं। इसलिए चार्ज का जब फ्लो हुआ पूरा पूरा चार्ज बाहर आया तो करंट की वैल्यू हर जगह सेम मिली। तो कुछ तो यहाँ पे चेंजिंग है, कुछ चीज़ तो अलग डिफरेंट नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे? करंट डेंसिटी के नाम से। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से लिखा जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था करंट के अंदर डायरेक्शन थी, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करने की वजह से हम लोग क्या करते थे, उसको स्केलर क्वांटिटी मानते थे। तो करंट की वेक्टर प्रॉपर्टी जो थी, उसकी जो डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी हमको लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कौन सी क्वांटिटी ली है? करंट डेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि किसी भी वायर के अंदर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट जाती है उसी का नाम होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है I/A। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर जो करंट जा रही है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय हमें ये बात ध्यान रखना है कि जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात आप कर रहे हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वायर हमारा ऐसे है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ऐसे लिया गया, इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, करंट इधर जा रही है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर है। ठीक, एरिया वेक्टर भी इधर है, यानी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा I/A। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा ना हो, बल्कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग तिरछा ले लें, ऐसे इस तरह से सरफेस दिया जाए, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में हो, इनके बीच कोई एंगल बन रहा हो, तो उस समय जे का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं I/A cos थीटा, क्योंकि इसका ए का कंपोनेंट कर लेंगे A cos थीटा और A sin थीटा, और जिधर करंट जा रही है उधर वाला ही एरिया वेक्टर हमको लेना होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा J = I/A cos थीटा। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी? जब किसी कंडक्टर में हम लोग बैटरी लगाएंगे, चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग करंट डेंसिटी की डायमेंशन लेंगे। और करंट डेंसिटी की यूनिट यहाँ से अगर निकाली जाए तो इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी आपको? करंट के लिए हो गया एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल लीजिए, एरिया के लिए हो गया L² और नीचे करंट के लिए एम्पियर, और एरिया के लिए L²। तो डायमेंशन इसकी बन गई L-2 × A। ये करंट डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। तो हमने देखा करंट के बारे में हमने पढ़ लिया, करंट डेंसिटी के बारे में हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो किससे हो रही है? हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो होते हैं तो उसी से करंट बनती है, ये कहानी हुई। अब इसको जब डीपली इसके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से हम अगर समझें तो कोई भी मेटल हो या कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर उसी को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आज़ाद हो चुके हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली ड्यूटी से वो आज़ाद हैं और पूरे मटेरियल के अंदर या उस पूरे कंडक्टिंग वायर के अंदर मूव कर सकते हैं, मूव करने के लिए फ्री हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कापर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक कापर का वायर पड़ा हुआ है, तो इस वायर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो चूँकि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो इधर उधर मोशन भी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जब इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा मतलब चार्ज मोशन कर रहा, और चार्ज मोशन कर रहा तो इसमें करंट है, इसको छूने पर करंट मारना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो उसका क्या रीजन है, उसको फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मॉडल थ्योरी से या गैस मॉडल थ्योरी भी इसको बोलते हैं, या सीधे बोलते हैं इसका पूरा मैक्रो लेवल की हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, बैटरी लगाने से क्या इम्पेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो तब तक आप इस चीज़ को रिपीट करिए। इनके जो करंट के क्वेश्चन लगाए गए उनको एक बार रिपीट कर लिए। थैंक यू।